हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कृषि और खेतीहर समाज यानी एग्रीकल्चर एंड इट्स सोसाइटी। और इसमें पिछले वीडियोस में हम आपको बताए थे बिहार में कृषि के बारे में, बिहार में कृषि का क्या इंपॉर्टेंस है, बिहार में लो प्रोडक्टिविटी का, निम्न उत्पादकता के कौन कौन से कारण है, बिहार के प्रमुख फसलों के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है जनरली चावल का, गेहूं का और मक्का का, ये तीन फसलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चावल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक होता है, गेहूं के लिए और फिर मक्का के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होना आवश्यक है, यानी किन किन परिस्थितियों में इन फसलों का उत्पादन बढ़िया तरीका से हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल के बारे में डिस्कस करते हैं दैट चावल के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज कि चावल जो है ये भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, खाने वाला फसल है और सबसे प्रमुख। और पूरे भारत में विश्व का 22% चावल क्षेत्र उपस्थित है, यानी पूरे विश्व का 22% चावल क्षेत्र तो हमारे देश में ही पाया जाता है। अब देखिए, चावल के लिए कौन कौन चीज का होना आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज, चावल के लिए टेम्परेचर भी एवरेज में होना चाहिए। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस, और चावल के पकते समय, पकने के बाद जब कटाई की जाती है उस समय 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना आवश्यक होता है। अगर बात करें हम वर्षा का, तो देखिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा हो रही है तो फिर इसके ये चावल के लिए अच्छा है। और अगर इससे भी कम वर्षा वाला कोई क्षेत्र है, सबसे पहली चीज की काफी कम होगा वर्षा, जहां मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पा रहा है, वहां तो इसकी खेती ही नहीं हो पाएगी। लेकिन इससे थोड़ा सा कम अगर वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहां हम सिंचाई के बल पर, सिंचाई के माध्यम से हम चावल की खेती जो है कर सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं मिट्टी का, तो इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी काट कर और मतलब जलोढ़ जो बहा कर लाया जाता है, उसके निक्षेप से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। और चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः चीका युक्त जो दोमट मिट्टी होती है, भोजपुरी में कहा जाता है किचटी मिट्टी, उस मिट्टी को ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब आगे बढ़िए, श्रम की बात करते हैं, यानी लेबर, यहां मजदूरी की बात करते हैं। तो देखिए, मानव श्रम की काफी अधिक आवश्यकता होती है, बिकॉज चावल एक ऐसा फसल है जिसमें मतलब दो बार, जैसे एक बार खेत को सबसे पहले हमें तैयार करना है, खेत तैयार करके धान का बीज हमें गिराना पड़ता है, फिर बीज का आकार जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसको उस खेत से उखाड़ कर और फिर दूसरे बड़े भू भाग वाले खेत में उसे हमें फिर से बोना पड़ता है। बोने के लिए पहले मतलब उसमें काफी ज्यादा खेत पे वर्क किया जाता है, उसके बाद फिर पकेगा, उसमें सोहनी वगैरह का काम होगा, यानी खरपतवार निकालने का काम, और लास्टली कटाई तक काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है। और इसके लिए मानव श्रम की अधिक से अधिक आवश्यकता है। लेकिन भारत में हो सकता है टेम्परेचर का प्रॉब्लम, वर्षा का प्रॉब्लम, या सारे जगह पे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी नहीं है, लेकिन इसका तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। भारत में इतना विशाल जनसंख्या है, इतने अधिक लोग हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो फिर मानव श्रम की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, ये सारे जो है चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं। अब आइए हम ऐसे ही आपको गेहूं के बारे में भी समझाते हैं। तो देखिए, गेहूं जो है ये हमारे देश का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है और विश्व का लगभग 10% गेहूं का उत्पादन अकेले भारत ही करता है। और देखिए, इसे जाड़े के मौसम में उगाया जाता है, मतलब ठंडी के मौसम में इसका बुआई स्टार्ट होगा, ठंडी के मौसम में ही ये बढ़ना शुरू करता है, और लगभग वसंत ऋतु जब आता है, मार्च अप्रैल का महीना, उस समय ये मतलब इसकी कटाई होती है, यानी मार्च के महीने में ये पकता है। तो देखिए, पकते समय चूंकि हमें पता है कि वसंत ऋतु में हल्का हल्का खिला हुआ धूप निकलता है, तो पकते समय इसे खिली धूप की आवश्यकता पड़ती है। अगर कभी मार्च में भी कड़ाके की ठंडी पड़ती रहे तो फिर ये पक नहीं पाएगा, क्योंकि पकने के लिए हल्का धूप की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए, हम बात करते हैं वर्षा का। तो देखिए, इसे वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, बिकॉज वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होगा जो इसके लिए खराब मतलब हानिकारक होगा। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही वर्षा चाहिए।
और देखिए कम, अगर 50 सेंटीमीटर से भी कम क्षेत्र वाले मतलब कम क्षेत्र में भी हम इसकी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंचाई का मदद लेना पड़ेगा। लेकिन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अगर किसी क्षेत्र में हो रहा है तो वहां पे इस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए लास्टली हम मक्का के बारे में समझाते हैं। अब देखिए अगर बात करें हम मक्का का, तो यह बहुत ही प्रमुख मोटा अनाज है और इसमें ग्लूकोज वगैरह की मात्रा अधिक होती है। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मक्का में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, साथ ही साथ यह मोटा अनाज भी होता है, जिसके चलते ये पशुओं के भोजन में मुख्य रूप से उपलब्ध होता है। पशुओं को मक्का खिलाया जाता है जिससे पशुओं का मोटापा बढ़ सके। अब देखिए यह पशुओं के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य के भोजन में भी उपलब्ध होता है। अब यहाँ भारत जो है ये मक्का के उत्पादन में भी अग्रणी है। चावल और गेहूं के जैसे ये मक्का का उत्पादन भी अधिक मात्रा में करता है और इसके लिए टेम्परेचर चावल के जैसे ही 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और भारत में जनरली मक्का और चावल दोनों खरीफ फसलें हैं। ये भी जान लीजिए कि मक्का भी एक तरह का खरीफ फसल है, जो चावल की जब धान की बुआई होती है लगभग उसी के आसपास में मक्का की भी बुआई करी जाती है। अब अगर वर्षा की बात करें तो औसतन 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की जरूरत पड़ता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी इसका उत्पादन हो सकता है लेकिन सिंचाई के बल पर। और इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में उसका उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इस तीनों फसलों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चावल की। तो आपको समझना बढ़िया से, चावल के उत्पादन की अगर बात किया जाए तो चावल के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक प्रोड्यूस किया जाता है भारत में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाया जाता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त और भी बहुत सारे मतलब भारत के राज्य हैं जो चावल के उत्पादन में अग्रणी हैं। जैसे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, पश्चिम बंगाल के पास में ही है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये भी चावल के उत्पादन में आगे है। इधर अगर हम आए दूसरे तरफ गंगा नदी के क्षेत्र में तो ये बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल भी गंगा नदी के क्षेत्र में ही पाया जाता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल होगा। थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्य की तरफ बढ़े तो पूर्वोत्तर राज्य में असम में मुख्यतः चावल का उत्पादन होता है। और अगर हम साउथ में चले जाएं दक्षिण के तरफ तो 3 राज्य प्रमुख हैं। एक केरल है, दूसरा आंध्र प्रदेश है और इसको अरुणाचल प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश समझना है, और तीसरा जो है हमारा तमिलनाडु है जहां पे चावल का उत्पादन अधिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं के उत्पादन की। समझिएगा तो गेहूं के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश अकेले 1/3 गेहूं का, मतलब भारत में जितना गेहूं का उत्पादन होता है उसका 1/3 उत्तर प्रदेश ही उत्पादित करता है। और बाकी जो 2/3 बचा उसमें पूरा भारत, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि इतना गेहूं का उत्पादन हुआ और इसको चलिए हम 3 भाग में बांट दिए तो 3 भाग में जो ये 1 भाग है ना ये अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है और ये 2 भाग में बाकी सारे राज्य। अब आपको बता दें कि अगर हम और राज्य को शामिल करें जैसे पंजाब और हरियाणा को भी अगर हम शामिल कर ले तो ये तीनों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये तीनों मिलकर तो 2/3 उत्पादित कर देते हैं। यानी अब ये तीनों मिलकर इतना उत्पादन कर दिया और 1/3 जो बचा उसमें सारे भारत के राज्य अब आएंगे। और मुख्यतः अब इसमें जो है बिहार शामिल होगा, पश्चिम वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल शामिल होगा, इसमें महाराष्ट्र शामिल होगा। ऐसे राज्य भी गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं लास्टली मक्का के उत्पादन का। तो मक्का के उत्पादन में कुछ साउथ के राज्य हैं जो आगे हैं। एक है कर्नाटक, फिर साउथ में हम जाएं तो आंध्र प्रदेश मक्का के उत्पादन में भी अग्रणी है, मध्य प्रदेश भी है, ये एमपी मध्य प्रदेश, नट मणिपुर। अब आगे चलिए तो उत्तर प्रदेश भी मक्का का उत्पादन करता है और बिहार में भी मक्का का उत्पादन अच्छा होता है।
तो इस प्रकार हम आपको इन तीनों फसलों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, भारत में किस प्रकार इसका वितरण है उसको भी समझाएं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएं चावल, गेहूं और मक्का के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है तथा भारत में इसका वितरण किस प्रकार है। और अगले वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं भारत में कृषि की जो विभिन्न तरीके था, पारंपरिक तरीका जो प्राचीन काल में जिस तरीके से खेती करी जाती थी और उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ। जैसे प्राचीन काल में एक मतलब मेथड था कृषि करने का जिसका नाम था झूम खेती। पारंपरिक कृषि, अलग अलग प्रकार की विधियों को हम समझेंगे जिससे प्राचीन काल में खेती की जाती थी और कैसे कैसे उसमें मतलब डेवलपमेंट होकर और आज की नई कृषि प्रणाली विकसित हुई है, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे।